नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ देश के वित्त मंत्री रहे ऐसे वरिष्ठ राजपुरुष यशवंत सिन्हा साहब जुड़े हैं और आज बजट का दिन है। निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं। बेचारी, उनके पति उनके बारे में क्या कहते हैं वो मुझे अभी नहीं कहना है, क्योंकि यशवंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं तो एक गरिमा बनाए रखना चाहिए। मगर इस बजट के बारे में सिन्हा साहब आप हमारे साथ उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आप तो वित्त मंत्रालय के प्रभारी रहे, आप आईएएस भी रहे हैं, इसलिए आप अंदर की बातें सब जानते हैं कि आंकड़ों की मायाजाल कैसी है। और वायदे तो बहुत किए जाते हैं और आवंटन भी बहुत किया जाता है, मगर फिर से वो लौट के आता है सरकारी तिजोरी में, यानी ट्रेजरी में लौट के आ जाता है, क्योंकि पैसे उतने खर्च नहीं करते। तालियां बजाने के लिए मोदी जी और उनकी वित्त मंत्री कहती है। अब क्या होगा इस बजट से? कहते हैं कि चीन का खतरा है, इसलिए डिफेंस बजट बढ़ाते हैं। अब डिफेंस बजट कहां बढ़ा है, कितना बढ़ा है? टूरिज्म पर उनका फोकस तो रहा है। एमएसएमई की बात राहुल गांधी करते रहे हैं, इसलिए शायद इसमें भी एनरोल यानी इसमें इंक्लूड कर दिया है। रेयर अर्थ का कॉरिडोर बनाने वाले हैं। ये नए नए कॉन्सेप्ट कहां से इजराइल से ले आते हैं कि कहां से लाते हैं, इप्स्टेन से लाते हैं, कहां से उनकी सलाह पर, किसकी सलाह पर चलते हैं मालूम नहीं। खबरें हमारे बारे में, हमारे देश के निर्णयों के बारे में हमें अमेरिका से ही प्राप्त होती है सर। वेनेजुएला का तेल हम खरीदेंगे। ट्रम्प साहब हमें कहते हैं जो भी यानी वायदे करते हैं, यानी वो कहते हैं, वो साहब कुछ उसके बारे में बोलते नहीं है। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए हैं काफी हैवी। अभी अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ उसमें हमारे महामहिम ने तो कह दिया है कि हमारा कल्याण कल्याण हो जाएगा। मेरे ख्याल से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का कल्याण करने के लिए फिर से आएगी, ऐसा शायद उनका अंदाज होगा। मगर थोड़े व्यंग अपार्ट, सीरियस नोट पर मैं कहूं कि आपको ये बजट कैसा लगा और देशवासियों के लिए कैसा रहेगा, देश के लिए कैसा रहेगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सिन्हा साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत धन्यवाद हरि भाई। आप जानते हैं कि आपसे और आपके दर्शकों से बात करके मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। आज के दिन भी हम बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि दर्शकों तक उस बात को पहुंचाऊं जो आमतौर पर टीवी चैनल्स नहीं दिखाएंगे। जी, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूं तो झारखंड में अपने गांव से बात कर रहा हूं और मेरे गांव का नाम है डेमोटाड़। डेमोटाड़ से मैं आपसे बात कर रहा हूं। वाह। बजट मैं सुन रहा था पूरा, और जब बजट का भाषण खत्म हुआ तो मुझे लगा कि निर्मला जी ने ना उसमें डेमोटाड़ के लिए कुछ किया, ना दलाल स्ट्रीट के लिए कुछ किया, ना वॉल स्ट्रीट के लिए कुछ किया। क्योंकि दलाल स्ट्रीट तो धड़ाम धड़ाम हो गया आज। मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी बजट अब आया है जिसमें कि इतनी भयानक गिरावट आई है स्टॉक मार्केट में। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि हिस्टोरिक बजट है। ऐसा ऐतिहासिक बजट देश के इतिहास में पहले कभी पेश ही नहीं हुआ। तो मैं इतना जुड़ूंगा उसमें कि हाँ, इतना ऐतिहासिक था कि स्टॉक मार्केट इतनी जोर से नीचे गिरा जितना शायद पहले किसी बजट में नीचे नहीं गिरा था। जी, जी। और दूसरी बात कि मैं कह रहा था कि डेमोटाड़ से मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए क्या हुआ। मैं बैठा सोच रहा था कि अगर मैं इस बजट को पेश करता तो इसमें मैं किन बातों का जिक्र करता। सबसे पहले जी, रोबोटिक्स का जिक्र करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करना, सेमीकंडक्टर का जिक्र करना, ये सब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ग्रामीण सड़कों का जिक्र करता, मैं खेतों की सिंचाई की व्यवस्था के बारे में जिक्र करता, मैं कृषि के लिए
गोडाउन्स का जिक्र करता, मैं किसानों के लिए फाइनेंशियल हेल्प का जिक्र करता। मैं यहाँ बता दूं आपको कि वो किसान क्रेडिट नाम की जो व्यवस्था बनी थी वो मैंने ही बनाई थी अपने टाइम में। जी। तो ये सारी बातें जो हैं, जो कि देश के 60% से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में मैं सबसे पहले बात करता। जी फिर जी उसके बाद जो बात होती है कि वित्त मंत्री बजट के जो प्रावधान है, जो सुझाव है, उनको रखने के पहले बजट भाषण की शुरुआत ही इस बात से होती है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, आज इस आर्थिक स्थिति में क्या चुनौतियां हैं, फिर विश्व स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, और तब हम जाते हैं ये कहने के लिए कि इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम क्या क्या उपाय करने जा रहे हैं। जी। मैंने तो नहीं सुना कि निर्मला जी ने चुनौतियों का जिक्र किया शुरू में, तो वो एक कमी रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चुनौतियां हैं इस समय, मुझे लगता है कि आजाद होने के बाद से देश ने कभी भी इतनी चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखी हैं जितनी चुनौतियां आज हम देख रहे हैं। 50% हमारे ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। उससे निपटने के लिए हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं। यहाँ वहाँ जो छोटे उद्योग थे, एमएसएमईज थे, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी जो पहले से चरम सीमा पर थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं जोड़ दूं आपको यहाँ पर कि मैं यहाँ जो अपने गांव में बैठा हूँ, तो जो नौजवान मुझसे मिलने आता है वो केवल एक ही हमसे निवेदन करता है कि कहीं मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात को सुनकर, क्योंकि उसको कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है और वो ये सोच रहा है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद लेकर शायद मुझे नौकरी मिल जाए। ये स्थिति है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी क्या घटेगी? नहीं घटेगी। भारत के उद्योग जो हैं वो लगभग 70% पर काम कर रहे हैं। उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 70% ही उपयोग हो रहा है। तो रोजगार कहाँ से आएगा? नया इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? पहले तो वो पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद उसका 120% उपयोग करेंगे, तब ना नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच पाएंगे। तो डिमांड ही नहीं है तो वो क्यों नए उद्योग और पूरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे? जी। दूसरी तो बात है जिसके बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए थी वित्त मंत्री को, जिसके बारे में उन्होंने किया नहीं है, कि देखिए आर्थिक विकास कैसे होगा जब पूंजी निवेश होगा। पूंजी निवेश कहाँ से आता है? आप पूरा इतिहास हमारा उठाकर देख लीजिए तो आप पाएंगे कि हमारे देश में जो लोग बचाते हैं पैसा, सेविंग्स जो होता है, उसी से वो बैंकों में जाता है, स्टॉक मार्केट में जाता है और वो लगता है फिर उद्योग धंधों में। बैंक लगाते हैं जी। हमारा सेविंग रेट जो था वो भयानक ढंग से नीचे गिर गया है। आज के लाखों करोड़ रुपया जो हमको उपलब्ध होना चाहिए था इस समय मार्केट, ये उद्योग धंधों में लगाने के लिए, अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सेविंग्स हो ही नहीं रहा है। और सेविंग्स नहीं हो रहा है, सेविंग इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों का पॉकेट टाइट इतना है कि रोजमर्रे का खर्चा चलाने के बाद उनके पास कुछ बच नहीं रहा है। सही। तो ये स्थिति है, तो इसमें तो उनको कुछ इसकी चिंता करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि डोमेस्टिक सेविंग्स रेट जो है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है वो मात्र 2% हमारे जीडीपी में ऐड करता है इन्वेस्टमेंट में। बाकी अगर 30% है, 35% है, 36% है, वो सारा हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स है जी। इसमें भी
डोमेस्टिक सेविंग्स में हाउस होल्ड सेविंग होता है वो नीचे चला गया है, हमारे पब्लिक सेक्टर का सेविंग है वो घट गया है, केवल प्राइवेट सेक्टर का सेविंग थोड़ा बढ़ा है। उसी पर कैसे हम पूरा भार लाद कर चलेंगे? तो ये सब भयानक स्थिति अर्थव्यवस्था की पहले से थी और हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन समस्याओं का जिक्र करेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद उसका उपाय करेंगे, तो उसका तो कुछ उपाय दिखा नहीं हमको। तो कैसे हम मान लें कि हिस्टोरिक बजट है, कैसे हम मान लें कि इस बजट से आगे चलकर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, 60% लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके जीवन में सुधार होगा, बेरोजगारी कम होगी? मुझे तो नहीं लगता है। सर और दूसरा, ये आवंटन जितना होता है उतना खर्च तो होता ही नहीं है। यानी घोषणाएं तो बहुत करते हैं मगर घोषणाएं अमल में नहीं लाते हैं, ये भी अक्सर देखा गया है। क्योंकि कोई चेक एंड क्रॉस चेक करने के लिए जाता नहीं है। एम्स बिहार में खेत में अभी यानी बन रहा था, खेतों में ही बन चुका था, खेतों में खेतीबाड़ी हो रही थी और वहां एम्स था। ऐसा कई कई प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कहा जा सकता है, मगर ये आंकड़े फेंकते रहते हैं, आंकड़े और नई नई योजनाएं फेंकते रहते हैं। अब आपको याद है ना कि वो जो क्या स्वच्छता अभियान चला था और हर जगह हर व्यक्ति के घर में 12,500 रुपए देकर अनुदान के रूप में शौचालय बनाया जाने वाला था। उसका कभी भी कोई भी असेसमेंट हुआ, कोई आकलन हुआ कि कितने शौचालय बने, कितने शौचालय काम कर रहे हैं? मैं जब अपने क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में घूमता हूँ तो मैं बात पाता हूँ, किसानों से जब बात करता हूँ, लोगों से जब बात करता हूँ कि 12,500 रुपया उसके लिए दिया जाने वाला था। सरकारी तंत्र जो है वो सचमुच में जो जिनको मिलना था पैसा, उनको उन्होंने केवल 6,000 रुपया दिया, बाकी 6,500 रुपया वो खा गए। और 6,000 रुपया जो दिया, वो 6,000 रुपये में क्या बनता? तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनवा दिया, पानी की कोई व्यवस्था हुई नहीं, शौचालय काम नहीं कर रहा है, उसमें लोग मवेशी का भूसा रख रहे हैं। ये शौचालय का हाल है। कोई असेसमेंट नहीं हुआ लेकिन शौचालय बन गए। तो इसी तरह इन योजनाओं का एक होता है। मोदी जी से उम्मीद ये थी कि चूंकि वो 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको शायद धरातल की सच्चाई का पता होता और कैसे योजनाएं इंप्लीमेंट की जाती हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए थी, और वो जरूर इस बात पर ध्यान देते कि योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो धरातल पर कैसे हो रहा है। आपने कहा मैं आईएएस ऑफिसर था, मैं जब बजट पेश करके उसमें कोई नई योजना रखता था तो सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करता था कि इस पैसे का दुरुपयोग तो कहीं नहीं हो जाएगा जी। तो इसका सदुपयोग होने के लिए कौन कौन से उपाय हमको करने चाहिए ताकि इसका सदुपयोग हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोगों ने शुरू की। अब मुझे बड़ा डर था इस बात का कि हम लोग पैसे राज्य सरकारों को देंगे, राज्य सरकारें पता नहीं कैसे उसको खर्च करेंगी। तो ये पूरा नियंत्रण रखने के लिए हमने विशेष एजेंसीज वगैरह बनाई। अब मुझे याद है कि मैं अपने क्षेत्र में हजारीबाग में एक दफा एक ग्रामीण सड़क योजना के ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क को खोद रहे हैं। तो मैं रुका वहां पर, मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है? तो जानते हैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं ये जांच करने के लिए कि ये सड़क गुणवत्ता के आधार पर बनी है कि नहीं बनी है। आंध्र प्रदेश से झारखंड में आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जो इंस्पेक्शन होगा, जांच होगी, वो लोकल लोग नहीं करेंगे जिनके साथ भगत हो सकती है ठेकेदारों की। उसके लिए बाहर से टीम जाएगी और बाहर की टीम उसकी जांच करेगी, तब जाके ग्राम सड़क योजना जो है वो सफल हुई बहुत हद तक। जी। तो इस तरह सोचना पड़ेगा कि भाई हम जो योजनाएं बना रहे हैं वो धरातल पर ठीक ढंग से उतरेंगी या कागजों तक सिमट जाएंगी
केवल एक जुमला बन के रह जाएंगी, क्या होगा? मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी इस सरकार की योजनाओं में रही है। जी सर, ये अमेरिका ने जिस प्रकार से डिक्टेट करना चाहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में तो कोई प्रतिवाद कर ही नहीं सकते हैं। अब तो एप्स्टाइन की फाइलों में ये जिक्र आया कि इजराइल के साथ संबंध सुधारने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। वो ईमेल वगैरह अभी तो यानी पब्लिक हो गए, पब्लिक डोमेन में है। तो ये टैरिफ उन्होंने लगाया जिस प्रकार से, और इजराइल से हमारे संबंध सुधारने के लिए गाजा और पैलेस्टाइन का जो मामला था उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया है। मैं आज तो केवल वो टैरिफ की बात करूं तो टैरिफ जिस प्रकार से अमेरिका ने लगाए तो उसका असर कैसे दिखेगा आने वाले दिनों में? देखिए, हमने तो, हमारी सरकार जो है आज के दिन, वो कोई भी इस तरह की चीज होती है, किसी ने टैरिफ लगा दिया, किसी ने और ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, कुछ और हो गया जो हमारे अनुकूल नहीं है, तो वो ये कहते हैं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ट्रंप ने पहले 25, फिर उसके बाद और 50% जो टैरिफ लगाया, उसको भी हमने यही कह दिया कि नहीं साहब, कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप जाइए इस देश के प्रोडक्शन सेंटर्स में, आप जाइए नोएडा में, आप जाइए कानपुर में, आप जाइए कोयम्बटूर में, कहीं भी जाइए तो वहाँ के छोटे छोटे मझोले उद्योग वालों से बात कीजिए तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इसका क्या असर पड़ा है। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और असर साफ दिख रहा है। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। तो और मैं कह रहा हूं कि इससे बचकर और डिनायल मोड में होने से काम नहीं चलेगा। इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर वो ट्रंप से नहीं बहस करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो यहां पर कोई उपाय करें। जो अभी बजट में हम लोग उम्मीद करके बैठे थे कि उपाय होंगे इसके, जी निर्मला जी इस बात का जिक्र करेंगी कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है और इससे निपटने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने। जी सर, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमने जो समझौता किया, जो डील किया, मदर ऑफ ऑल द डील्स, अभी तो डिटेल आना बाकी है, उसका असर आना यानी अगले साल ही तो उसका अमलीकरण होगा। और वो सभी 27 देश शायद वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा कितना एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे, मगर इंपोर्ट जरूर कर पाएंगे। शराब को इंपोर्ट कर पाएंगे, महंगी गाड़ियों को इंपोर्ट कर पाएंगे। जैसे अमेरिका के साथ हमने जो डील्स किए उसमें तो ये कॉटन ग्रोवर्स जो हैं उनको तो मेरे ख्याल से अभी तो मौतें ज्यादा होगी। यानी एग्रीकल्चर का तो जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ यहां पर से घटा दिया है, मेरे ख्याल से अमेरिका डिक्टेट्स अवर गवर्नमेंट, तो इसका क्या इलाज किया जाए? नहीं, ये तो देखिए, यूरोप के साथ हमारा ट्रेड डील हो गया, खुशी की बात है। उसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए थी शायद उतनी सावधानी हम लोगों ने नहीं बरती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो हमारा नुकसान होगा उससे ज़्यादा शायद हमको एक्सपोर्ट करके यूरोपियन देशों को फायदा हो। बट ये भविष्य में देखने की बात है। जहां तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने का सवाल है, तो रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका उन क्षेत्रों में एंटर करना चाहता है जो भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल प्रतिबंधित है। जैसे वो हमारे डेयरी क्षेत्र में अगर आना चाहता है तो हम उसको नहीं आने देंगे। वो हमारे कृषि क्षेत्र में आना चाहता है तो हम उसके लिए सहमत नहीं होंगे। वो हमारे उस तरह के सेंसिटिव जो स्मॉल इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं उसमें आना चाहता है तो हमको नहीं अलाउ करना चाहिए। तो ये मुश्किल सवाल है जिसके चलते समझौता नहीं हो पा रहा है, अमेरिका के साथ रुका हुआ है। अब यहाँ पर एक ही मशवरा आदमी दे सकता है मोदी जी को कि भाई आप झुको मत अमेरिका के सामने, आप उनकी बात मत मानो,
लेकिन मोदी जी ने तो बराबर झुकने का ही काम किया है। आज क्या परिस्थिति है? आज परिस्थिति ये है कि ट्रम्प उनको खदेड़ रहा है और मोदी जी भागते चलते जा रहे हैं। वो 50, 60, 70 बार कह चुका कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 4 दिन का, उसको हमने रुकवाया। बाज ही नहीं आता है वो कहने से। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, और कभी तो मोदी जी की मुलाकात ट्रम्प से होगी, तब देखा जाएगा। यानी इंटरनेशनल फोरम पर जाते नहीं जहां ट्रम्प होते हैं। हाँ, तो क्या फुलझड़ियां खिलती हैं वो देखा जाएगा। सर, ओवरऑल बजट के बारे में मान लीजिए कि नटशेल में मेरा अंतिम सवाल आपको है कि बताना है तो क्या कहेंगे आप? आपने ये तो कहा कि आप यदि वित्त मंत्री होते तो क्या करते, मगर निर्मला जी ने जो बजट पेश किया उसके बारे में नटशेल में कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? नटशेल में तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ना ये डेमो टाड़ के लिए बजट है, न दलाल स्ट्रीट के लिए बजट है, न वॉल स्ट्रीट के लिए बजट है। हाँ, न ग्रामीण क्षेत्र के लिए है जहां हमारी 60% आबादी रहती है, न उन लोगों के लिए है जो मार्केट स्टॉक मार्ट में जाकर आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, न उन लोगों के लिए है जो विदेशी निवेश करके लाकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आप हमारे साथ आज जुड़े और बजट के बारे में आपके पास से हमें और हमारे दर्शकों को जिस प्रकार से विशेष जानकारी मिली, विश्लेषण मिला, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।